बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले जो है वो हमें फोटोसिंथेसिस और लाइट के रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है सारे जानते हैं कि ये पौधों के खुराक बनाने का प्रोसेस है जिसमें वो लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस में, इसकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो लाइट है। आज हम उसी लाइट के साथ कुछ रिलेशनशिप देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। इसमें हम एक्शन स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करेंगे और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखें, हमारी ज़मीन के ऊपर हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वो काम करता है, अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो चल रहा है, ज़ाते खुद जो है वो कोई भी मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। एटीपी उसके अंदर बनते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं या कुछ दूसरे मालिक्यूल जो हैं वो भी इंडल्ज हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड से जो है वो अपने बनाता है ऑर्गेनिज्म एटीपी। अब ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये सारी की सारी जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक सोर्स से आती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आ रही होती है। अल्टीमेटली हम इसकी बैक पे चले जाएं तो हमें प्लांट या अलजी तक जो है वो हम पहुंच जाते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, या कुछ साइनोबैक्टीरिया तक। तो हमारी फूड चेन की जो बेस है, जहां से वो ऑर्गेनिक फूड हमें अवेलेबल हो रही है एनर्जी के लिए, उस सब की बेस जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे मालिक्यूल बनाते हैं जिसकी मदद से जो है वो हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब उस मालिक्यूल को बनाने के लिए, उस एनर्जी कंटेनिंग मालिक्यूल को बनाने के लिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी है वो आती है लाइट से, सनलाइट से। तो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स जो है वो एनर्जी का कौन सा है? सन, सूरज। देखिए, सूरज से आने वाली शुआएं सारी की सारी रोज जमीन के ऊपर होने वाले जितने भी जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, इनके लिए जो एनर्जी है वो सारी की सारी सनलाइट से अल्टीमेटली हम कहते हैं अटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी की सारी जो फोटोसिंथेसिस है ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि क्या कैरी ऑन कर रही है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेली रूटीन्स को कौन कैरी ऑन कर रहा होता है? वो कैरी ऑन कर रही है फोटोसिंथेसिस। अल्टीमेटली हम फोटोसिंथेसिस पे जाते हैं और फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है? सनलाइट पे। तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स जो है वो भी क्या है? फोटोसिंथेसिस ही है, क्योंकि हम जिन ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी हमें जो कहाँ से अवेलेबल हो पाती है? हमें प्लांट से, एल्गी से या साइनोबैक्टीरिया वगैरह से ऑर्गेनिक फूड जो है वो फूड चेन के थ्रू हम तक पहुंचती है। तो वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? फोटोसिंथेसिस पे। हम इस लेक्चर में कुछ सनलाइट जो है जो अल्टीमेट सोर्स है उसकी कुछ क्वालिटीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। देखिए, लाइट जो है ये दो तरीके से बिहेव करती है। हम इसको एज ए वेव भी स्टडी करते हैं और एज ए पार्टिकल्स भी स्टडी करते हैं। जब हम इसको एज पार्टिकल स्टडी करते हैं तो इसके अंदर फोटॉन्स हैं, हम कहते हैं एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन। तो लाइट जो है दैट कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और वो एनर्जी पैकेट्स कौन से? फोटॉन है। जब हम इसको वेव्स की शक्ल में स्टडी करेंगे, इसके बारे में वेव की शक्ल में हम कहते हैं कि लाइट चलती है, तो फिर एनर्जी जो होती है वो इसकी वेवलेंथ में होती है। जितनी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी, और जितनी वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम देखते हैं सन से जो हमारे पास लाइट आती है, सूरज से जो शुआएं आती हैं, सनलाइट जो है वो तो पहले एक बारिश है रेडिएशंस की,
डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ की, बहुत सारी किस्म की उसमें वेवलेंथ जो हैं वो मौजूद होती हैं। कुछ जो है वो ओजोन के साथ फिल्टर हो जाती हैं, और लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जो वेव्स हैं वो हम तक अराइव करती हैं, यहाँ पे सतह ज़मीन के ऊपर जो है वो आती हैं। अगर हम इसके कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है लाइट का देखें तो सन से आती, अगर वो फिल्टर नहीं हुई ओजोन से, उसके बगैर जो है वो ओजोन फिल्ट्रेशन के बगैर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो नज़र आती हैं। देखिए जो बहुत ज़्यादा माइनर किस्म की वो छोटी वेवलेंथ है, गैमा रेज आ जाती हैं। इससे बड़ी जो है वो एक्स रेज आ जाती हैं, इसमें गैमा रेज की निस्बत एनर्जी निस्बतन कम है। फिर उससे बड़ी अल्ट्रा वायलेट है। फिर हमारा आ जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए ये सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेवलेंथ है ये सारी की सारी सन से आती हैं, लेकिन हमारी आंखें जो है वो इतने बड़े स्पेक्ट्रम का, इतने लॉन्ग स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा देखने के काबिल होती हैं, और हमारे लिए वही लाइट है। ये छोटा सा हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इसकी मोस्टली रेंज जो है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। इतनी वेवलेंथ की लाइट जो है वो हमें नजर आती है, 380 400 ऑलमोस्ट। इतनी वेवलेंथ से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक हमारी आंखें जो हैं वो देख सकती हैं, लेकिन जो इससे कम वेवलेंथ है और जो इससे ज्यादा है वो हमारी आंखें जो हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इतना स्मॉल पोर्शन जो है वो इतने वाइड स्पेक्ट्रम का, जो सनलाइट आती है उसके इतने वाइड स्पेक्ट्रम का इतना स्मॉल पोर्शन जो है वो हमारी आंखें देखने के काबिल हैं, उसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। उससे जो कम वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर या 380 से कम जो चली जाती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं, उनमें एनर्जी जो है विजिबल स्पेक्ट्रम की निस्बत ज्यादा होती है। उससे जो मजीद कम आती है वेवलेंथ तो वो एक्स रेज है, उससे मजीद कम जो है वो गैमा रेज है। इसी तरह अगर हम अपने विजिबल स्पेक्ट्रम से आगे मूव करें, मतलब 700 नैनोमीटर से अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो आ जाते हैं इंफ्रारेड वेव्स, फिर आ जाती है माइक्रोवेव, फिर आ जाती हैं रेडियो वेव्स। ये वेव्स भी हमारी आंखें देखने के काबिल नहीं है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जो लाइट यूज होती है, जो यूटिलाइज होती है, जो भी तक हमें पता है कि ये लाइट यूटिलाइज होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की ही है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में डिफरेंट जो है वो कलर जो है वो आते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट के साथ ही जो कलर आ जाता है वो वायलेट है, फिर इसके बाद ब्लू है, ग्रीन है, इसके बाद येलो आ जाता है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये जो है वो हमारा पूरे का पूरा क्या है, स्पेक्ट्रम है। लाइट का एक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, जिनमें डिफरेंट कलर जो है वो मौजूद हैं। कलर किस हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड जोन में है, और सबसे कम जो है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो वायलेट रीजन में मौजूद है। अब हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपने जो है ना वो स्पेक्ट्रम पढ़ा लाइट का, उसमें दो जो है वो हमने समझने रीजन डिस्कस किए। एक विजिबल स्पेक्ट्रम है और दूसरा इनविजिबल है, जो हमें नजर नहीं आता। इनविजिबल के दो पोर्शन है, एक जो विजिबल से कम वेवलेंथ का है और एक वो जो विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ का। अब हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए आपने बहुत दफा सुना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पिगमेंट इस्तेमाल होते हैं, क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है जी, कैरोटीनाइड होते हैं, और वहां पे बहुत सारे जो है वो पिगमेंट होते हैं। तो हर एक पिगमेंट हर एक किस्म की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कोई भी सब्सटेंस ले लें वो कोई खास किस्म की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है और कुछ खास की वेवलेंथ जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो एक ऐसा ग्राफ जो कि आपको ये बता रहा हो कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा जज़ब करता है, कौन सी वेवलेंथ को कम जज़ब करता है, और कौन सी वेवलेंथ को बिल्कुल भी जज़ब नहीं करता, ऐसा ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि आपको डिफरेंट किस्म के पिगमेंट जो होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन के बारे में इंटीमेशन देता है। जैसे कि इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए जो सब्सटेंस है, इसका ये
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये आपको बता रहा है कि क्लोरोफिल ए जो है वो कौन से रीजन में ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर पाता है। ये पीक जो है वो ज़ाहिर कर रही है इसकी अब्जॉर्बेंस को। इधर ये और परसेंटेज है अब्जॉर्प्शन की, इधर ये डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ है एक्स एक्सिस पे। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 400 से 450 की रेंज में ये अब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम शो कर रहा है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 450 से लेकर 600 या 650 तक जो है वो हम कहते हैं कि कम अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और 500 की रीजन में तो ये बिल्कुल भी अब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा। इसके बाद 650 से 700 तक फिर हमें एक पीक मिलती है जो कि जाहिर करती है कि ये इस रीजन में, मतलब रेड रीजन के अंदर जो है ये अगेन क्या शो कर रहा है, अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है वो हमें क्या बता रहा है कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कौन सी वेवलेंथ को जज़ब करता है, कौन सी वेवलेंथ को जज़ब नहीं करता, और कौन सी वेवलेंथ को कम जज़ब करता है। तो ऐसा ग्राफ जो कि आपको किसी मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन के बारे में बताए, उसकी अब्जॉर्प्शन के बारे में कि वो कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर सकता है और कौन सी वेवलेंथ को नहीं, तो वो ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अ ग्राफ टेलिंग अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये ग्राफ हम लेते कैसे, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्क जो है वो करता कैसे है कि ये लाइट का सोर्स है, बीच में एक मोनोक्रोमेटर लगाया जाता है जो कि फिल्टर करता है कि कौन सी वेवलेंथ आगे जाएगी, कौन सी वेवलेंथ आगे नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो उसमें फीडिंग कर दिया कि 500 नैनोमीटर की हमें वेवलेंथ की लाइट जो है वो चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी, सिर्फ 500 नैनोमीटर की जो लाइट होगी वो यहाँ पे आगे पास ऑन करेगी। आगे हमारा सैंपल पड़ा हुआ, मतलब वो मॉलिक्यूल पड़ा है जिसकी हमने देखनी है अब्जॉर्प्शन कि वो कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर पा रहा है। उसके बाद जो है वो आ जाता है डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हमें बताता है कि यहाँ से कितनी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो गई है और कितनी जो है वो इस तक पहुंच रही है। तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो खास किस्म के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है, उसके हिसाब से फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी वेवलेंथ, मतलब 500 ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है, 501, 502 इसी तरह सोन। तो हम डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो हम स्टडी करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर पा रहा है हमारा और कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फिर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस खास मॉलिक्यूल का। वो कोई भी पिगमेंट भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसकी हम जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है वो नोट कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डेवलप कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो लाइट की वो कैसे असरअंदाज होती है। तो ये ग्राफ जो हमें ये बता रहा हो कि कौन सी वेवलेंथ लाइट की फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या असर रख रही है, उसको बढ़ा रही है या कम कर रही है या रोक रही है, इसको हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो कितनी स्पीड के साथ कैरी ऑन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि ये जो 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज है, इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो स्पीड से कैरी ऑन हो रही है। इसी तरह 500 से आगे 600 तक यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, तो ये शो कर रही है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो कम हो गया। इसी तरह ये पीक जो है, यहाँ पे जो पीक आ रही है, ये हमें ये जाहिर करती है कि इस रेंज में अगेन फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम का, जो कि हमें बताता है कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेटिक रेट के ऊपर जो है वो क्या असर रख रही है। फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो हमें मेजर करना पड़ता है अगर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हासिल करना हो। तो फोटोसिंथेटिक रेट को मेजर करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि हम ऑक्सीजन की एवोल्यूशन को मेजर कर लें। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है, वो कितनी स्पीड से खारिज हो रही है, कितनी स्पीड से ऑक्सीजन जो यहाँ से
इवॉल्व हो रही है, उसको अगर हम मैयर कर लेते हैं तो हम फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो मैयर करने के काबिल होते हैं। तो इसको मैयर करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट किस्म के एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ चुके हैं, जैसे इर्गा है, पोरोमीटर है, ये इजीली जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या करते हैं, मैयर कर सकते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या किया जाता है कि प्लांट को एक बंद चैम्बर में रखा जाता है, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो अप्लाई की जाती हैं लाइट की, और देखा जाता है कि कौन सी वेवलेंथ में प्लांट की ऑक्सीजन एवोल्यूशन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। जिसमें वो इंक्रीज हुई है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो उसमें बढ़ गई है। थोड़ा कंपैरिजन है एक्शन स्पेक्ट्रम का और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है मैंने आपको बताया कि एक ऐसा ग्राफ है जो कि डिफरेंट वेवलेंथ का असर दिखाता है फोटोसिंथेटिक रेट पे। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमें डिफरेंट किस्म के पिगमेंट की अब्जॉर्प्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल ए के बारे में कहा जाता है कि ये मेन पिगमेंट है जो एक्चुअली क्या कैरी ऑन करवा रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करवा रहा है। ये इसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि इस रेंज के अंदर जो है ये लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है और फिर इस रेंज में अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अब एक्शन स्पेक्ट्रम को देखें जो हमें फोटोसिंथेसिस को ज़ाहिर कर रहा है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 500 फॉर एग्जांपल नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए तो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, लेकिन इस रीजन में जो फोटोसिंथेसिस है वो काफ़ी स्पीड से कैरी ऑन हो रही है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल के अलावा भी कोई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि क्या कर रही हैं, इस रीजन में लाइट को जज़ब कर रही हैं और क्या कैरी ऑन करवा रही हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करवा रही हैं। तो वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की, जिस रीजन में क्लोरोफिल ए अब्जॉर्बेंस नहीं कर रहा तो वो उस रीजन में भी लाइट को अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और क्लोरोफिल उस रीजन में भी क्या कैरी ऑन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन कर सकता है। तो वो पिगमेंट कहलाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। तो एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, इसलिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के निस्बत क्लोरोफिल ए के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो हैं वो ब्रॉड होती हैं। वो इसलिए कि ये जो हैं इस रीजन में एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं इसकी क्लोरोफिल ए की। तो इसलिए जिस रीजन में क्लोरोफिल ए अब्जॉर्बेंस नहीं भी दे पाता उस रीजन में जो है वो कोई दूसरे पिगमेंट अब्जॉर्बेंस शो करके उस रीजन में भी फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करवाते हैं। इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो होती हैं वो वाइडर होती हैं निस्बतन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। तो ये हमने देखा इनका कंपैरिजन। एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं इनके बारे में और क्लोरोफिल ए के बारे में मज़ीद जो है वो हम डिटेल डिस्कस जो है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए जो है वो चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।